अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल डिस्कस करने से पहले आपको मैं बताता चला जाऊं, अगर किसी ने SDLC का लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन लें। मैंने वो अपलोड किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर। तो SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्योंकि अगर वो समझ आ जाएगा तो फिर इसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो ये चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइरल मॉडल की डेफिनेशन। Spiral model is the combination of iterative development process model and sequential linear development model। Spiral model जो है ये combination है iterative development का, प्रोसेस मॉडल का, sequential यानी जो तरतीब से लगातार चलता रहता है। क्योंकि जिस तरीके से हमने वाटरफॉल मॉडल में देखा था, वाटरफॉल मॉडल में यानी एक स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या चीज़ें एंड डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद क्या चीज़ें सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है ये बार बार क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगता रहता है, बार बार टेस्टिंग होती है, बार बार हम इसको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट यूज़र से लेते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। क्योंकि स्पाइरल मॉडल उस वक्त हम लिया जाता है जब ना तो यूज़र को सही पता हो कि भी मैंने किस किस्म का सॉफ्टवेयर बनवाना है, और जो डेवलपर है उसको भी सही तरीके से नहीं पता यानी रिक्वायरमेंट का, यानी दोनों का। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर डेवलपर जो है वो भी बहुत हाई क्वालिफाइड नहीं है, और जो बनवाने वाला है उसको भी सही तरीके से नहीं पता कि हमने क्या बनवाना है। तो इसलिए क्या चीज़ है, वो जो डेवलपर है वो यूज़र से पूछता रहता है और सॉफ्टवेयर बनाता चला जाता है, फिर वो पूछता है, फिर बनाता है, फिर पूछता है, फिर बनाता चला जा रहा है, और साथ साथ वो चेक भी करवाता चला जा रहा है। हाँ भाई ये देख लें, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखें, फिर इसको और मज़ीद इसको क्या बनाना है। फिर यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता चला जाता है, और जो डेवलपर है रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चीज़ है वो सारा कुछ बनाता चला जाता है। तो वाटरफॉल मॉडल विद अ वेरी हाई साइज और रिस्क एनालिसिस, लेकिन जो वाटरफॉल मॉडल था उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क था, क्योंकि वो सारे का सारा प्रोजेक्ट बन चुका होता था, उसके बाद हम उसको डिलीवर करते थे। लेकिन स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं होता, इसलिए जो वाटरफॉल मॉडल है वो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू स्पाइरल मॉडल के। It allowed to increase incremental release to project and incremental refreshment throughout each iteration around the spiral। यानी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है, यानी वो जैसे जैसे वो बढ़ते सॉफ्टवेयर बनता चला जाता है उसके मुताबिक क्या चीज़ें वो रिक्वायरमेंट अपनी बताता चला जाता है। तो यानी वो उस वक्त तक चलती रहती है जब तक क्या चीज़ें प्रोजेक्ट जो है ना वो सारा कंप्लीट हो नहीं जाता। स्पाइरल मॉडल के जो फेसेस हैं सेम बाकी फेजेस की तरह ही इसके फेजेस हैं। जिस तरीके से वाटरफॉल मॉडल के चंद फेसेस है, इसमें भी वही 5 से 6 चंद फेसेस होंगे। द स्पाइरल मॉडल हैज़ 4 फेजेस, जो बेसिक फेज हैं वो 4 ही हैं। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिपीटली फेस थ्रो दीज फेसेस इन इंटरेक्टिव कार स्पाइरल, यानी और ये जो 4 फेसेस हैं ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होंगे, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि वाटरफॉल मॉडल में तो एक ही दफ़ा सारा काम हो जाना है, लेकिन स्पाइरल मॉडल में क्या चीज़ें ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, और जब तक क्या चीज़ें यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले है जी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है डिज़ाइन, नेक्स्ट तीसरा जो है कंस्ट्रक्ट या बिल्ड, और लास्ट जो है एवेल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस। आइए चलते हैं हम सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है जी वो है डिज़ाइन, देखते हैं इसका जो वाटरफॉल मॉडल का। ये देखिए हमारे सामने जिस तरीके से, यानी ये हमारे पास 4 फेसेस हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, यानी हम प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। तो वो देखते हैं, फिर उसके बाद अपने एक चक्कर मुकम्मल करता है। उसके बाद यहाँ तक देखता है कि भी अगर यूज़र को और मज़ीद चीज़ें चाहिए तो फिर वो अपना सर्कल मुकम्मल करता है। फिर अगर और चीज़ें पूछता है तो इस तरीके से, यानी वो चीज़ें पूछता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है, फिर पूछता चला जाता है, बनाता चला, और उस वक्त तक बनाता चला जाएगा जब तक ये चीज़ें वो यूज़र की तमाम जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो जाती। तो इस तरीके से सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट पूछेगा, फिर उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद उसका बनाना शुरू करेगा, और लास्ट में क्या चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, और साथ ही वो टेस्टिंग वगैरह होती चली जाएगी। तो ये हमारा क्या चीज़ है, ये स्पाइरल मॉडल का स्ट्रक्चर था। अब सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो है ना आइडेंटिफिकेशन, यानी करना क्या है, व्हाट टू डू।
तो दिस फेज स्टार्ट विद द गैदरिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट इन दी बेस लाइन रिक्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो यूज़र की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, और इसमें जिस तरीके से मैंने यही बताया कि भी यूज़र को तो सारा कुछ पता नहीं होता, तो जितना वो उसको पता होता है वो उसको क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें बता देता है। तो इन दी सब सीक्वेंट यानी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो एक ही दफ़ा सारी नहीं बताई जाती, वो मुख्तलिफ हिस्सों में टुकड़ों में बची होती है, और वो जैसे जैसे पता चलता जाता है वो क्या चीज़ें वो बताता चला। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, सब सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड यूनिट रिक्वायरमेंट ऑल दी डन इन दिस फेज। यानी जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे सब सिस्टम रिक्वायरमेंट है या यूनिट रिक्वायरमेंट है, वो सारी आपको इसी जगह पर ही बतानी होगी कि हमें क्या चाहिए, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो वो इस फेस में बताई जाती हैं। वो चाहे पहली दफ़ा एक दफ़ा बता दें या 2 दफ़ा बता दें या 10वीं दफ़ा जाकर बताए, तो ये सारे काम आइडेंटिफिकेशन में ही होंगे। तो this phase also include the understanding the system requirement by continuous communication between the customer and the system analysis। यानी डेवलपर और कस्टमर के दरमियान में कम्युनिकेशन होती रहती है इस जगह पर आकर कि हम आप क्या चाहते हैं, ताकि क्या चीज़ें यूज़र की रिक्वायरमेंट को वो समझ सके डेवलपर, और उसको बनाना शुरू कर सके। एट द एंड ऑफ दिस स्पाइरल मॉडल द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट द आइडेंटिफाइड मार्केट। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर क्या चीज़ें वो मार्केट में क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करवा दिया जाता है कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद जो दूसरा फेज़ है वो है डिज़ाइन। जब आपके पास आइडेंटिफिकेशन आ चुकी है, यानी पता लग चुका है कि भी क्या क्या बनाना है, फिर आप उसके बाद उसका एक डिज़ाइन बनाते हो, जैसे एक स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। The design start with the conceptual design in the baseline spiral and involve the architecture design, logical design of methodology, physical project design and the final design in the subsequent spiral। तो इसमें जो डिज़ाइन है वो 2 तरह के होते हैं, एक लॉजिकल मॉडल होता है और दूसरा फिजिकल मॉडल होता है। तो इसमें यही चीज़ है कि यानी वो आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए डिज़ाइन बनाता चला जाता है, तो यानी टुकड़ों में 1 बाय 1 उसको सब सीक्वेंस स्पाइरल मॉडल की तरह। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड। तो जब आपने डिज़ाइन बना लिया, स्ट्रक्चर बन चुका, स्ट्रक्चर के बाद हम उसकी कोडिंग करनी शुरू कर देते हैं, यानी उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। The construct phase refer to the projection of the actual software project at every spiral। तो हर स्पाइरल में क्या चीज़ें, हर दफ़ा में क्या चीज़ें हमें ये बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इन द बेस लाइन स्पाइरल व्हेन द प्रोजेक्ट इन द जस्ट थॉट एंड द डिज़ाइन इज़ बीइंग डेवलप्ड ऑफ POS, यानी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यानी जो हमने बनाया है उसको देखने, यानी जो डिज़ाइन बनाया है उसके मुताबिक क्या चीज़ें हम उसको सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और उसके बाद यूज़र से फीडबैक लेने के लिए हम क्या चीज़ें उसको तैयार करते हैं, ताकि क्या चीज़ें यूज़र को दिखा सकें और देखें कि भी यानी ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या इसमें और मज़ीद चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट और लास्ट फेज जो है एवेल्युएशन और रिस्क एनालिसिस। एवेल्युएशन का मतलब यानी जायज़ा लेना, जो आपने प्रोजेक्ट बना लिया है ताकि यूज़र को देने से पहले आप एक दफ़ा खुद उसको देख सको, और इसको रिस्क एनालिसिस कहते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया था कि भी स्पाइरल मॉडल में जो रिस्क है वो बहुत कम होता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अगले फेज़ में जाकर उसको दोबारा फिर से सेट कर सकते हैं। तो रिस्क एनालिसिस इंक्लूड आइडेंटिफाइड, एस्टिमेटिंग एंड मॉनिटरिंग द टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड मैनेजमेंट रिस्क सच एज शेड्यूल हो गया, कॉस्ट ओवररन हो गया। After testing the build at the end of the first iteration, the customer evaluate the software and provide feedback। तो इसमें क्या चीज़ है, वो पहली दफ़ा जब टेस्ट करेगा तो वो कस्टमर को देगा, कस्टमर क्या चीज़ है उसको चेक करेगा और उसके मुताबिक उसका फीडबैक देगा कि यहाँ इसके मुताबिक मेरा प्रोजेक्ट सही चल रहा है या इसको मज़ीद इसमें और मज़ीद चेंजिंग करने की ज़रूरत है। अब बैठिए व्हेन द यूज़ ऑफ स्पाइरल मॉडल, यानी स्पाइरल मॉडल हम यूज़ कब करते हैं, व्हेन डिलीवरेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, यानी हमारे पास जब फ्रीकेंटली यानी ऐसा ऐसा चीज़ें आ रही हों, यानी रिक्वायरमेंट आ रही हो। व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ लार्ज, यानी जो प्रोजेक्ट हो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो यानी स्पाइरल मॉडल जब दरमियाने किस्म के प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं उस वक्त हम क्या चीज़ें इस किस्म का मॉडल इस्तेमाल करते हैं। व्हेन रिक्वायरमेंट आर अनक्लियर एंड कम्प्लेक्स, यानी जब रिक्वायरमेंट सही तरह ना पता हो, पेचीदा हो, मुश्किल हो कि भी पता नहीं क्या पूछ रहा है या क्या बताना चाह रहा है, तो उस वक्त हम इस किस्म का मॉडल बनाते हैं। व्हेन चेंज में रिक्वायर एट एनी टाइम, जब हम इसको किसी भी वक्त चेंज करना चाह रहे हो,
यानी जब भी हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो लार्ज एंड हाई बजट प्रोजेक्ट, इसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, यानी महंगे प्रोजेक्ट भी बन सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे देखते हैं जी स्पाइडर माजिक के। सबसे पहले है जी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, यानी इसका ये चीज़ है कि भी यानी इसकी जो रिस्क एनालिसिस का जायज़ा जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, हम उसको आसानी के साथ जब मर्ज़ी की चीज़ें हम देख सकते हैं। यूज़फुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, चेंजिंग रिक्वायरमेंट कैन बी अकोमोडेट, यानी हम उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब चाहें उसमें तब्दीली कर सकते हैं। अलाउ एक्सटेंसिव यूज़ दी प्रोटोटाइप, हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उसको बना सकते हैं, यानी पहले तरीके से बनाया, अगर उसको रिक्वायरमेंट नहीं पता तो उसको फिर उसके बाद दूसरे मुताबिक बना सकते, फिर तीसरे तरीके के मुताबिक। तो रिक्वायरमेंट कैन बी कंसेप्ट मोर एक्यूरेटली, तो यानी रिक्वायरमेंट को हम अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यूज़र सी दिस सिस्टम अर्लियर, यूज़र जो है वो सिस्टम को फ़ौरन देख सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिस्टम बना था उसने देख लिया, फिर थोड़ा सा सिस्टम बनाया फिर उसने देख लिया और उसको चेक कर लिया। तो डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड रिस्की पार्ट कैन बी डेवलप अर्लियर विच हेल्प द बेटर रिस्क मैनेजमेंट। तो डेवलपमेंट के दौरान क्या चीज़ें हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हर हिस्से को फिर अलग-अलग चेक करते हैं और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर इसके एडवांटेज हैं वहाँ कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं स्पाइडर माजर के। सबसे पहले है जी कैन बी कॉस्टली माजर टू यूज़, यानी ये क्या चीज़ें ये ज़्यादा कॉस्टली होता है यूज़ करने के लिए। रिस्क एनालिसिस नीड हाई पर्टिकुलर एक्सपर्ट। उसके बाद है डज नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, ये ज़्यादा छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्पाइडर माजर बेहतर नहीं है। मैनेजमेंट इज़ मोर कम्प्लेक्स, यानी जो मैनेजमेंट होती है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि पता नहीं होता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है डेवलपर के लिए। एंड द प्रोजेक्ट में नॉट बी नॉन अर्लियर, हो सकता है कि यानी जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो वो शुरू में ना पता हो कि यानी शुरू में कुछ और कह रहा था आखिर में कुछ और इसका सबसे पहला यही चीज़ें एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नॉन अर्लियर में ये चीज़ें कि यानी शुरू में पता ही नहीं होता करना क्या है। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉलर एंड लो रिस्क प्रोजेक्ट एंड कुड नॉट बी एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। तो प्रोसेस इज कम्प्लेक्स, स्पाइडर माजर मे गो टू आइडेंटिफाइड और लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस रिक्वायर एक्सेप्ट। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।